हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पार्क एजुकॉर्प में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बारे में बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में जब हम बात कर चुके हैं तो मैंने बताया था कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टेंट पार्टिकल्स का, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने जब आगे स्टडी कर ली थी तो उसमें बताया था कि चार टाइप के होते हैं। और चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड होता है, एक मेटालिक सॉलिड होता है और एक होता है कोवेलेंट सॉलिड। तो बच्चों, मैं आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसमें आपको बताया था कि जिसका कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कई इंस्ट्रक्शंस का एग्जांपल दिए थे, मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल दिया था। तो आज जो मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है हमारा, किसके बारे में? आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। तो आयोनिक सॉलिड्स के को पढ़ने से पहले एक मैं आपको बात बता देता हूँ बच्चों। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास NaCl है। ओके। अब ये जो NaCl है, इस NaCl में अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो हीट होने पर ये जो NaCl है आपका, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये जो Na पॉजिटिव आपका आया आपके पास, ये क्या है? ये एक आयन है। और ये कौन सा आयन है? ये है कैटायन। और ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव क्या है? एनायन। तो बच्चों, ये आप समझ लीजिए ये बात कि जब किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कैटायन होता है, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनायन होता है। तो अब जो NaCl हो गया, अब ये कौन सा सॉलिड हो गया? ये वाला आपका आयोनिक सॉलिड हो गया। सिंपल सी बात है कि आयोनिक का मतलब क्या है। हमने एक आपको आयोनिक सॉलिड दिया, मुझे नहीं पता कि आयोनिक सॉलिड है, बट हम जब इसका प्रैक्टिकल क्राइटेरिया देखेंगे कि जो ये NaCl था आपके पास, जो ये रॉक सॉल्ट था, मतलब जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये टेबल सॉल्ट जब आपने इसको आयोनाइज किया, आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, तो आयोनाइजेशन प्रोसेस होने के बाद ये दो पार्टिकल्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है इसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट है हम उसको एनायन बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है? तो इट इज द पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं, और पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड बता चुका था। तो आयोनिक सॉलिड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको ये सारा सॉलिड सेट करा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द वे ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो नीट और जेई के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी चैनल पर इतना बेहतर आपको नहीं बताया जाएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आप आयनिक सॉलिड से। पहले मैंने आपको एक इमेज बता दी है कि NaCl को जब मैंने ब्रेक किया, किसमें ब्रेक किया NaCl को? जब हमने हीट अप कर दिया, हीट करने के बाद ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? Cl नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वाले पार्ट को मैंने बोल दिया कैटायन, और नेगेटिव वाले पार्ट को बोल दिया एनायन। ठीक है बच्चों? तो पॉजिटिव पार्ट को कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट को एनायन बोलेंगे। तो कैटायन और एनायन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है ये सभी को बात? अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो आयोनिक सॉलिड होता है उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड को ब्रेक किया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव भी आयन है, पॉजिटिव कैटायन है, नेगेटिव एनायन है। तो ये समझ में आ गई बात आपको कि इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और इसकी जो बॉन्डिंग होती है, इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयोनिक बॉन्ड होगा बच्चों। कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कोलम्बिक फोर्स इसमें होता है। क्योंकि देखिए, दो डिफरेंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जहां दो डिफरेंट चार्जेस हों उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोनिक बॉन्ड, और मैं एक बात और बताता हूं आपको कि आयोनिक बॉन्ड जो होगा वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये आयोनिक सॉलिड हमारे पास आए हैं, इसमें क्या होगा? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होगा। जल्दी से जल्दी ये बात आप नोट कर लीजिए कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड कौन से सॉलिड्स में पाया जाता है, आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। और आयोनिक सॉलिड्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। और पॉजिटिव आयंस को क्या बोल देते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयंस को क्या बोल देते हैं, एनायन। गेट इट स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। देखिए बहुत ही मजे की बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की, आयनिक सॉलिड की, कि बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देती है। देखिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट में, अगर ये अपने सॉलिड स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, किसी टाइप की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इनको मॉल्ट कर देंगे, आई मीन टू से दैट मेल्ट कर देंगे, मॉल्टन स्टेट में ये आ जाएगा, तो मॉल्टन स्टेट में आने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये, मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने थोड़ा सा वाटर ले लिया। सपोज करो मैंने थोड़ा सा 50 ml पानी ले लिया और इस 50 ml वाटर में मैंने 5 ग्राम NaCl को डाल दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? 50 ml पानी में 5 ग्राम NaCl को मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो आप देखेंगे जब मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के बाद इसमें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव करके आयंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब ये तो मैंने हीट किया था, लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, यहाँ मैंने 2 रॉड लगा दी हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ आपको। मैंने 2 रॉड लगा दी हैं और 2 रॉड में एक आपकी एनोड है, एक आपकी कैथोड है। तो इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होने लगता है। तो जब रॉड लगाई है, एक बैटरी इनसे यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, एक बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो सिंपल सॉल्यूशन आपको मैंने बना के दिखाया है कि 50 ml पानी में 5 ग्राम नमक डाला था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। इस सॉल्यूशन को फिर हम क्या बोल देंगे, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे बच्चों। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान में रखिएगा कि जब NaCl मतलब आयनिक सॉलिड्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मोल्टन या लिक्विड स्टेट में वो क्या हो जाते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। ये अपने नेचर में हार्ड होंगे और ब्रिटल भी होंगे। ब्रिटल का मतलब आप बच्चों बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, नाजुक होंगे। और हार्ड जो रिजिड, आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड। अगर मैं आपसे पूछूं वाई सॉलिड्स आर रिजिड, अगर हम ये इस डिस्कशन करें इस बात पे कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, तो सॉलिड रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो अपने नेचर में हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। भैया मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होने वाला है, क्योंकि हार्ड होगा जो सब्सटेंस, सीधी सी बात है, जो सब्सटेंस हार्ड होगा उसे मेल्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। क्यों होता है, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल देते हैं हम, कोलम्बिक फोर्स भी बोल देते हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स कैसे बनते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें बॉन्ड बनते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस लेवल का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो बच्चे एक एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, और बहुत ही ध्यान से जो मैंने आपको ये बॉन्डिंग इनके बीच में बताई है ये आप नोट करते चलिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, हो सकता है CsCl, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अगर इस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें या हीट अप करें, वाटर में डालने के बाद इसका आयोनाइजेशन कराएंगे, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन दिखाया आपको। और CsCl को भी करेंगे तो सीजियम क्लोराइड में ये ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, मिटालिक सॉलिड। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन जानने से पहले इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क कर लेते हैं बच्चों। प्रैक्टिकल वर्क का मतलब है कि अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी तो थ्योरी तो देखिए अपने आप बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री जो है वो साइंस जो है वो प्रैक्टिकल मांगता है। तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा।
तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड होते हैं बच्चों, कोई भी मैंने मेटल ले लिया, सपोज करिए मैं आयरन के बारे में बात करता हूँ या मैं कॉपर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई आयरन मेटल मेरे पास है, आयरन मेटल मेरे पास है, तो फ्रेंड्स इसमें कर्नेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कर्नेल्स। तो कहने का मतलब जो मेटालिक सॉलिड होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कर्नेल्स होते हैं। कहने का मतलब मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये कि ये आयरन है मेरे पास और इसमें Fe पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव, फिर यहाँ पे Fe पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव और Fe पॉजिटिव। तो ये जो मैंने ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपको बताया है, इनको कार्नेल्स बोलते हैं, जो मेटल्स के क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल्स के बारे में कि मेटल जो होगा वो अपने नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है? कि टेंडेंसी टू डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। देखिए अगर सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, आपने किसी से कुछ पैसे लिए, ठीक है, और उसने आपको दिए, तो हम पैसे उससे ले रहे हैं जिसके पास पैसे हैं, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक का मतलब पैसे वाला, ऋणात्मक जिसने कर्जा लिया है। तो धनात्मक मतलब जो देगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो अपने नेचर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। स्टूडेंट क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अपने नेचर में। तो मैंने आपको बताया कि मेटालिक सॉलिड्स आर हैविंग स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दीज सॉलिड्स। तो इनका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी मेटल्स आपस में एक पॉजिटिव पार्ट लिए हुए हैं, जिनका एनर्जी बैकअप बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरी बार हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जनरल सी बात अब बार बार आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट तो हाई इसलिए होगा क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि आयोनिक में हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन आयोनिक सॉलिड्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे अपने नेचर में, है सॉलिड थे, ब्रिटल थे। तो जब सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन हम मेटालिक सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेटालिक सॉलिड्स पे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जिस पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मेटल जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो हार्ड होगा, जो सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भैया जनरली हाई ही होता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दीज सॉलिड्स आर वेरी हाई बट शो डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। ये जो सॉलिड्स होते हैं, ये मेटालिक सॉलिड जो होते हैं, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिएबिलिटी शो करते हैं। आपने पढ़ा होगा डक्टाइल क्या होता है, कि जब हम मेटल को, याद रखिएगा, जब हम मेटल को वायर में चेंज कर देते हैं, थिन वायर में, और मैलिएबिलिटी जब हम मेटल को एक थिन शीट में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? थिन शीट में चेंज कर देते हैं। तो जब सॉलिड्स, आपने देखा कि मेटल सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी, केवल मरकरी को छोड़कर सभी मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है? पारा होता है, ठीक है। और इसको अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो लिक्विड होता है ये। और लिक्विड सिर्फ यही होता है, ऐसा भी लिक्विड नहीं होता है बच्चों के आप सोचेंगे बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है। इसके बॉल्स टाइप होते हैं जो लिक्विड सा भी नहीं लगता है, बट हाँ उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर पे। और वैसे और सभी जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। तो मेटल्स की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं कि मेटल जो होते हैं वो अपने नेचर में सोनोरस होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं बच्चों, लस्ट्रस होते हैं, क्लियर है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी वो होते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आयरन और कॉपर, और भी बहुत सारे मेटल हैं। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बच्चों में, एक होते हैं आपके कॉइनेज मेटल, याद रखिएगा। कौन से? कोइनेज मेटल। बहुत ही अच्छी बात आपको बताई जा रही है, ये जो मेरा चैनल है इस पे बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई ये बातें आपको नहीं बताएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि कॉइनेज मेटल क्या है। तो कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? कॉइनेज मेटल वो होते हैं जिनके कॉइन बनते हैं,
जिन मेटल से आप कॉइन डेवलप कर सकते हैं उनको कॉइनेज मेटल बोल सकते हैं। तो देखिए कॉपर के सिक्के भी हैं, सिल्वर के भी होते हैं, गोल्ड के भी होते हैं, ठीक है, और ये सभी कॉइनेज मेटल में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन पढ़ने से पहले पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, डेफिनेशन तो आप खुद बना लेंगे। देखिए कोवेलेंट सॉलिड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये हाइड्रोजन, ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको क्योंकि पेज भर गया हमारा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, क्या बता रहा था, कोवेलेंट सॉलिड। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन क्या करेगा, अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो भैया क्लोरीन जब अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है फिर इस पे कुछ नहीं बचा, ये इससे एक ले लेगा। तो पहले तो इनमें शेयरिंग हो गई, शेयरिंग के बाद क्या कर लिया, पेयरिंग हो गई। अब देखो एक और जनरल सा एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई बुक खरीद रहे हैं किसी बुक सेलर के पास से, दो फ्रेंड्स हो। अब भाई आपने क्या किया कि भाई बुक का रेट मान लीजिए 400 रुपये है, क्या किया, 200 रुपये एक स्टूडेंट दे दे और 200 रुपये एक स्टूडेंट दे दे। कहने का मतलब दोनों जो फ्रेंड हो तुम दोनों, तो भाई एक फ्रेंड ने 200 रुपये दे दिए, एक फ्रेंड ने 200 रुपये दे दिए, तो उनमें क्या हो गई, उनमें शेयरिंग होगी, और इन दोनों को मैं मिला दूं तो पेयरिंग हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। क्लियर है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स किससे बने हुए होते हैं, ये शेयरिंग से बने होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम, ठीक है। तो इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है बच्चों, एटम्स होते हैं। इनके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम होते हैं। और बॉन्डिंग देखिए नाम से पता चल रहा है कोवेलेंट सॉलिड, तो बॉन्ड कौन सा होगा, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, प्योरली कोवेलेंट होते हैं ये, ठीक है। और कोवेलेंट का मतलब मैं बता चुका हूं कि जो शेयरिंग से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। हार्ड होते हैं अपने नेचर में, इंसुलेटर होते हैं ये। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि हार्ड है, तो भी मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होने वाला है इनका। और इसका एग्जाम्पल डायमंड भी आप लिख सकते हैं, डायमंड भी इसका एग्जाम्पल है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आपका सैंड है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल रहने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों, थोड़ा सा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे आपको वीडियो लग रही है प्लीज कमेंट करते चलिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिक की। देखिए क्रिस्टल लैटिक क्या है, ये इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सॉलिड का। अब क्रिस्टल लैटिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो क्रिस्टल लैटिक देखिए, ये मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 3D अरेंजमेंट है। ये मैं आपको जहां ये मेरे अपने पेन से आपको शो करके दिखा रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि 3D अरेंजमेंट किसका हो रहा है, कांस्टेंट पार्टिकल्स का। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स का तो जो 3D अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा पेन चला चला रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो ये जो है, ये 3D अरेंजमेंट हो गया है सॉलिड का। कौन से सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ आपके सामने मैं छोटी सी, ये 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। क्यूब की फॉर्म में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स को मैंने अरेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड 3D अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिक क्या या स्पेस लैटिक क्या होता है, इट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप देखिए 3D अरेंजमेंट आपको दिखाया जा रहा है। तो 3D अरेंजमेंट किसका 3D अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स, ये है कांस्टेंट पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट, जो मैं यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया है। क्लियर है। तो क्रिस्टलैटिक वी कैन से दैट इट इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सॉलिड। तो वी कैन से दैट इट इज अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने के लिए अगर उसका 3D अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, 3D अरेंजमेंट क्या होता है, स्पेसलैटिक होता है या क्रिस्टलैटिक होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट सेल। देखिए ये हमने यहाँ पे क्रिस्टलैटिक बना लिया बिल्कुल। जैसे आप अपना घर बना रहे हैं, उसमें दीवार भी बनाई जाती है, तो उसमें जो ईंटें यूज करते हैं ना आप बच्चों, क्या यूज करते हैं, ईंटें यूज करते हैं। तो वो जो ईंट हमने यूज की किसको बनाने के लिए, अपने घर के रूम को बनाने के लिए। दीवार बनाओगे भाई, उसमें रूम में दीवार तो होगी ना, तो वो एक एक करके किससे बनेगी, वो उन ईंटों से बनेगी, ठीक है। किससे बनेगी, ईंटों से बनेगी बच्चों। तो वो जो ईंट होंगी ना,
वहां पर क्या रोल प्ले करेंगी, वो वहां पर रोल प्ले करेंगी एज ए यूनिट सेल। किसका रोल प्ले करेंगी, यूनिट सेल का रोल प्ले करेंगी। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच कैन कंप्लीट अ स्पेस लाइटिंग। तो यूनिट सेल एक बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट होके किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फॉर्म करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो आगे मैं आपको यूनिट सेल के टाइप्स बताऊंगा स्टूडेंट्स कि यूनिट सेल क्या है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेस लाइटिंग आपको समझ आ गया होगा कि 3D अरेंजमेंट जो कंस्टेंट पार्टिकल्स का होता है सॉलिड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लाइटिंग बोलते हैं। और स्पेस लाइटिंग जिनसे बना हुआ है, मतलब छोटी छोटी जो रिपीटिंग यूनिट है, उनको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल बोल देते हैं। ये देखिए मैंने जो यहाँ पे थोड़ा पिंक मार्क किया हुआ है, ये वाला पिंक मार्क, तो ये किसको शो कर रहा है, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको इस पिक्चर में, पर इस पिक्चर में भी आपको बता रहा हूँ कि जो पिंक मार्क है किस क्या है, यूनिट सेल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 3D सेल पैरामीटर्स हैं भाई। तो पैरामीटर जानना बहुत जरूरी है किसी भी यूनिट सेल के बारे में। तो ये देखिए एज लेंथ, एज क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही ढंग से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, इसको प्लीज़ प्लीज़ आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे वीडियो आपके पास है, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो। तो ये आपको मैंने बना के दिखाया है 3D यूनिट सेल। अब इस 3D यूनिट सेल में देखिए हमने पैरामीटर ले लिए, ये पैरामीटर जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं एक और इमेज आपको दिखा देता हूँ, ये पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर जो ये है, ये वाला, ये क्या है आपका पैरामीटर ए, और ये जो मैंने ऊपर की तरफ लेके गया हूँ ये सी है, और ये जो इस साइड लेके आ रहा हूँ ये बी है। ठीक है, तो ए के सामने वाला एंगल जो है वो क्या होता है आपका अल्फा। ए के सामने वाला एंगल जो होता है बच्चों वो क्या होता है अल्फा। बी के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बी है, बी के सामने वाला एंगल क्या है, बीटा। और सी के सामने वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, गामा। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा कि ए के सामने वाला जो एंगल मैंने बनाया है वो है अल्फा, और बी के सामने वाला जो एंगल मैं बना रहा हूं वो है बीटा, और सी के सामने वाला जो एंगल मैं बना रहा हूं ये वाला एंगल, ये क्या है, गामा होगा। क्लियर है ये बात। एक बार और देख लेते हैं कि जो यूनिट सेल होती है उसका एज कितना होता है, उसके 12 एजेस होते हैं। देखिए मैं जहां पे मार्क करूंगा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 4 ही नीचे है, 5 6 7 8, ठीक है, और चार ये जो है 9 10 11 एंड 12। तो एज कितने हो जाते हैं, एज यूनिट सेल के 12 हो जाते हैं। और कॉर्नर कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं डॉट लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि 1 2 3 4, ये जो बॉल्स लगी हुई हैं ये इसके कॉर्नर हो जाएंगे। और एक इसमें फेस की हम बात करते हैं तो फेस 6 होते हैं। तो फेस कौन कौन से होते हैं, एक तो ये ऊपर, एक ये नीचे 2, एक इधर, एक आमने सामने 4, और एक इधर आमने सामने, तो 6 फेस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एज कितने हो जाते हैं सॉलिड्स में, जो ये हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं इसमें एज हो जाते हैं आपके 12। ठीक है, और कॉर्नर कितने हो जाते हैं, कॉर्नर हो जाते हैं 8, और फेस कितने हो जाते हैं, फेस हो जाते हैं आपके 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आगे भी लेके आऊँगा, तो इनके आप नोट्स बनाइएगा। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।